मेरी पीठ पर घाव हुआ था, बहुत गहरा घाव हो रहा था, खून नहीं रुक रहा था। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की खूब, उससे भी खून नहीं रुका। घर से तौलिया वगैरह टॉवल वगैरह लेके गए, उससे मेरी पीठ पूरी कवर कर दी थी। जब भी खून इतने बहुत खून रह जा रहा था, बहुत ज़्यादा घर वाले परेशान हो गए थे। 26 फरवरी 2025 को कारवाने मोहब्बत ने दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा 2020 के 5 साल पूरे होने पर एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पीड़ितों द्वारा स्वयं अपनी आपबीती सुनाई गई कि 5 साल पहले उन्होंने क्या क्या झेला और न्याय के लिए उन्हें कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। सन 2020 की बात है। करीबन जब एनआरसी का मुद्दा छिड़ा हुआ था उस टाइम पे, और सीए वगैरह, तो मैं अपनी फैमिली में अपनी दादी और मेरे जो बड़े वाले भाई हैं उनके साथ ही मैं अपने घर में रह रहा था। मेरी जो मम्मी है वो, उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तो मेरी परवरिश मेरी दादी ने की है, और हम दोनों भाई की परवरिश दादी ने की है। और फादर का कोई इतना सपोर्ट नहीं मिला कभी, क्योंकि फादर रहे ही नहीं ज़्यादातर घर पे, अपने काम के सिलसिले से घर से चले गए थे बाहर, फिर कभी दोबारा घर पे इतनी जल्दी लौट के ही नहीं आए। और सारी परवरिश वगैरह, स्कूल वगैरह जो भी हुआ वो सब दादी ने ही संभाला। अपना सब कुछ अच्छा चल रहा था घर के अंदर, क्योंकि 3 मेंबर थे और किसी का सपोर्ट ही नहीं था। दादी और बड़े वाले भाई घर को चला रहे थे, मैं अपना स्कूल जा रहा था। और जब ज़्यादा दिक्कतें घर में बढ़ती गई, जैसे खाने पीने की, होता ही है कि फैमिली वगैरह में जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरे पीछे से जो इतना सपोर्ट हो पाता हर चीज़ के लिए। और फिर घर में सारे दादी ने और बड़े भाई ने जिक्र किया कि घर में अभी तेरी पढ़ाई के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपने घर में काम वगैरह देखना पड़ेगा और साथ साथ चलना पड़ेगा हमारे साथ आगे के लिए। तो बड़े अपने काम में अपनी दादी के साथ घर पे कर रहा था। अचानक ही ऐसा कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि फैमिली पे ज़्यादा ध्यान था, बाहर के कल्चर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। एकदम में ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए बाहर और शोर शराबे की आवाज़ आती है। हम लोग सारे के सारे डर गए। और मैं जहाँ जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, बाबरपुर मौजपुर का एरिया है, करदमपुरी की तरफ, और वहीं की तरफ ही प्रोटेक्ट्स वगैरह चल रहे थे काफ़ी। कब जैसे कि भी आप लोगों ने भी सभी सुना है, कफिल मिश्रा के भड़काऊ बयान से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ा था। और बाकी जो कुछ कमेटी वाले जो अपने हमारे जो भाई लोग हैं, सारे के सारे गैर मुस्लिम वगैरह जो लोग हैं, मुसलमान स्कॉलर पर काफ़ी उनका डिफेक्ट था। काफ़ी लोग हमको जितने भी मुसलमान थे वो बड़े अजीब और गरीब नज़रिए से देख रहे थे। और जब मैं अगले दिन सुबह, मुझे याद है 24 तारीख को, 24 फरवरी वाले दिन, जिस दिन मैं अगर लेट सो के उठा था घर में, तो दादी ने बोला कि सब कुछ हो चुका है, वो अपना नाश्ता वगैरह, तुझे अगर कुछ चाहिए तो बाहर जाके लेके आ जा। इतना ही, बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ एक गली के बाहर पे दुकान थी, 10-15 उस पे कदमों के बाहर ही। मैंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ आप लोग को। तो घर वालों ने भी कहा लेकिन एक ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। वो तो दादी ने कहा मैं चलती हूँ। मैंने नहीं, आप रहो, घर के अंदर ही मैं आ जाऊँगा। जब मैं घर से बाहर निकला तो ऐसा बस पहुंचा ही था दुकान पे, वहाँ दुकान बंद थी। घर की तरफ रूट हुआ तो एकदम से बहुत कसमे की भीड़ आई, भाग के, पता नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से आई। उसमें मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, एकदम जैसे घर की तरफ अपना रुकू के चक्कर में वहाँ भीड़ में मुझे नहीं पता कहाँ से क्या हुआ, एकदम शोर शराबी की आवाज़ आने लगी, बम पर बहुत ज़्यादा गोले बारूद वहाँ फूट रहे थे, और भीड़ में मेरे ही चोट लगी। भागने में अपना बचाव के चक्कर में जैसे मैंने अपने घर की तरफ लगाया, गली के अंदर तो कोई ऐसा एरिया भी नहीं था जिसकी तरफ बाहर रहा था। चोट लगने के बाद में उस टाइम पे घर वालों का, सबको माहौल इतना घबरा चुके थे, बहुत दिक्कत हो चुकी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मैं घर के अंदर मौजूद था अपने, जब मुझे बाहर से ले जाके, बाहर के जो एरिया के लोग थे वो, उन लोगों ने घर जाके खबर दी कि आपके बेटे की चोट लग चुकी है, जो आपका पोता है। दादी से कहा, दादी घर पे बेहोश हो गई सुन के कि क्या हुआ, तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने देखा उसके साथ में। तो कहा पहले आप चलो, अगर आप नहीं चल पाओगे तो हम उसे घर ले आएंगे। तो दादी ने कहा नहीं, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। कहाँ है? मोहल्ले के अंदर ही हमारा क्लिनिक बना हुआ था, क्लिनिक पे मुझे मोहल्ले वालों ने लेकर गया था। उसमें मेरी पीठ पर घाव हुआ था, बहुत गहरा घाव हो रहा था, खून नहीं रुक रहा था। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की खूब, उससे भी खून नहीं रुका। घर से तौलिया वगैरह टॉवल वगैरह लेके गए, उससे मेरी पीठ पूरी कवर कर दी थी। जब भी खून इतने बहुत खून रह जा रहा था, बहुत ज़्यादा घर वाले परेशान हो गए थे। फिर दादी ने मुझे देखा आकर, मुझे इतना होश नहीं था, सिर्फ 1 या 2 बार मेरी आँख खुली थी, तो मैंने दादी को देखा, दादी को देख के मैं रोने लगा।
मेरी दादी भाई देख के मुझे बेहोश होकर गिर गई, और बहुत ज़्यादा उन्हें भी देख के मैं अपने आप को एक तो संभाल ही नहीं पा रहा था इतना सब कुछ में, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत बह रहा था और आंखें नीचे नीचे जा रही थी बार बार। दादी ने कहा कि फिर कुछ देर बाद दादी को डॉक्टर साहब बताते कि ऐसा घबराओ मत ही, अभी इन्हें अस्पताल ले जाने के बारे में सोचो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो अस्पताल तो लेके नहीं गए, वहाँ से सीधा घर ही ले गए थे वापसी, क्योंकि मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा घबराहट थे, क्योंकि डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि जैसे हमारे पुलिया कवर हो रही थी, बाहर जा रहे थे अपने इलाके से, पथराव बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ का लश्कर वहाँ पे आ रहा था। वो पत्थर ही पत्थर आ रहे थे हर जगह रोड पर, यहाँ तक कि जब मैं अपने क्लिनिक का मेरा जो एरिया थोड़ा अंदर को है वहाँ तक भी पत्थर थे, क्लिनिक तक भी पत्थर पड़े थे, और कोई भी मरीज एकदम से कहीं नहीं जा रहा था, सब अंदर ही थे। इतने में मोहल्ले वाले बताते जब क्लिनिक में ही थे, हम घर पर आ ही रहे थे तो पत्रकार घूम रहे थे वहाँ पे, निकिता मैम थी, और हाल उसी टाइम काफ़ी टाइम लोगों से मेरी सलाम दुआ थी, काफ़ी अच्छे खासे वो थे, लेकिन आज भी बात होती है बहुत, क्योंकि वो बाहर की एरिया में कवर करती हैं जो भी बाहर को सब कुछ हो रहा है। उस टाइम पर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, और दादी से कहा कि घर पर आके कि बताओ आपके घर में से कौन है जिसके चोट लगी, हम उस अस्पताल तक लेके जाएंगे अपनी जिम्मेदारी पे। दादी ने कहा बाहर के माहौल को दादी ने सब कुछ उस टाइम देख ही लिया था, मेरे घर वालों ने भी सब कुछ देख लिया था कितनी बुरी पोजीशन हो रही थी। तो उन लोगों ने बोला चलो ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पर आप कह रहे हो। तो मेरी दादी एम्बुलेंस वाले को भगा के मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया, जो एम्बुलेंस आ रही थी बाहर की भीड़ से मार के भगा रहे थे कि नहीं हम तुम्हें मुसलमानी एरिया में गाड़ी नहीं लेके जाने देंगे बिल्कुल भी। काफ़ी सारे लोग, हमने बहुत देर तक ट्राई किया, खून भी बहुत बह चुका था, फिर मैं बेहोश हो गया उस चीज़ में। और दादी का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो फिर एक जैसी दादी अपने एक ठेली जली हुई थी पूरी, जिसमें आग लगी हुई थी, ठेली के अंदर आग लगी हुई थी इतनी कि मुझे उसी पे चादर डाल के घर से बाहर ले जाया गया। और पुलिस वालों की जिप्सी में पत्रकार जो मैडम थी निकिता दीदी, उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे आप अस्पताल लेके चलो। वहाँ से अस्पताल लेके जाया गया मुझे, और मैडम भी साथ में ही थी। उस टाइम से ज़्यादा इतना बुरा माहौल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी कम एज में, जब 14 साल की एज थी उसी टाइम पे इतना सब कुछ होते हुए देख लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेरे साथ में ही फेस हुआ सब कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस गाड़ी में मुझे ले आया गया वहाँ पुलिस वाले थे, वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरी मजाक बना रहे थे, कह रहे थे इस तरीके से और जाओ बाहर और ये करो और करो। तब क्यों नहीं ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी उस टाइम पर मुझसे। दादी ने कहा चलो कोई नहीं तुम घबराओ मत। तो दादी को भी एक बार भी सुने का तुम छोड़ दो, हम इसे ले जाकर अस्पताल में डाल देंगे, आप जाओ घर वापसी। दादी ने कहा नहीं मैं भी इसके साथ जाऊँगी, मैं इसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ वगैरह, जिसमें पता चला घर वालों को कि इसकी गोली लगी है पीठ पर, और सीधा पैर मेरा काम नहीं करता, आज भी सीधे पैर में दिक्कत है। उसकी नस ब्लॉक हो गई थी, ब्लड इतना बह गया था और नस डैमेज हो गई थी। आज भी मेरे पैर में प्रॉब्लम है जिससे मैं सही से नहीं चल पाता हूँ और काफ़ी लंबा सफ़र भी नहीं कर पाता बैठ के। तो ट्रीटमेंट चला, 8 दिन मुझे अस्पताल में रखा गया, फिर वहाँ से घर भेज दिया गया। और घर वाले ने जब ये क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ टाइम पे फादर और मेरी मम्मी का तुम्हें जितना सपोर्ट दिया, दादी थी सब कुछ जो संभाल ली थी वो उन्होंने सुना, और वही जाके घबरा के वो गिर गई, फिर दोबारा बेहोश हो गई थी दादी। फिर जो मैम थी साथ में, मैम उठी, जब मैम ने जल्दी से उन्हें उठाया दादी को, क्योंकि मैं अकेला था तो मैं बेंच पे लेटा हुआ था। डॉक्टरों का व्यवहार मेरे साथ में इतना अच्छा कुछ नहीं था, डॉक्टर भी बहुत अलग अलग तरीके से आके मुझसे बातें कर रहे थे, मेरा इलाज ही नहीं करा इतनी जल्दी। 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था जिसमें गोली निकाली थी। बाकी घर वाले में दादी वादी कोई भी बात कर रहा था उन्हें डांट के भगा रहे थे कि आप 1 मिनट भी से नहीं छोड़ दो, हम कैसे मजान से मार देंगे, हम कैसे ऐसे कर देंगे, आप लोगों ने समझ के रखा है, हमें पागल समझ रखा है, जो भी होगा हम तुम्हारे साथ में करते रहेंगे, आप चुप बैठे रहो, आपको कोई हक नहीं है यहाँ पे बोलने का। दादी ने कहा नहीं मेरा कोई हक हुए ना हो, लेकिन मैं इस टाइम इसका पूरा साथ देना चाहती हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम पे फिर निकिता दीदी जो मैंने बताया पत्रकार है, जर्नलिस्ट पत्रकार, अब वो बाहर गई हुई हैं, तो वो बाहर अपना शूट वगैरह जो भी होता करती हैं उनसे भी है। फिर हर सर की टीम से मिला, कार्बन मोहब्बत से, और दिलशाद भाई से मिला मैं। इन लोगों का सपोर्ट आज मुझे पूरे 5 साल हो गए, 5 साल से सर के साथ नहीं, और हर साल में सर से मेरी मुलाकात होती रहती है। सर सपोर्ट भी करते, सर बताते भी रहते हैं कि नहीं हमें तुम्हारे साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान स्कॉलर वगैरह जो भी उधर के एरिया के होते हैं उन लोगों ने कभी खैर इतना सपोर्ट कभी मुझे किया नहीं है। फिर बाहर के मैं भी बोलूँ तो बाहर के लोगों ने भी कभी इतना सपोर्ट नहीं किया, मेरी खुद की फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरी जो हमारी जो टीम है हर सर की, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पर। और ज़्यादातर मैंने देखा अस्पताल में जो लोग बाहर से आ रहे थे उन्हें आने ही नहीं दिया जा रहा था, उन्हें बाहर से भगाया जा रहा था। मेरे घर वाले भी, जो मेरी जो बुआ उन्हें आया उन्हें भगा दिया गया। और अभी का जो मैं अपना हाल बताना चाहता हूँ, अभी का मेरा हाल ऐसा है कि 2021 में मेरी दादी का इंतकाल हो गया। वो आज मेरे बीच में नहीं है, हम सिर्फ 2 भाई हैं। अपना दोनों भाई कैसा कर रहे हैं घर का, लेकिन हमें पता है।
भाई ने कहा चल ठीक है, तो अपनी पढ़ाई, मैं तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, जो भी तेरी पढ़ाई होगी सब मिलकर साथ में दोनों करेंगे, हर चीज़ में डिस्कस करेंगे और कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा कंधे से कंधे मिला के साथ चलूँगा भाई। क्योंकि हम तीनों लोगों ने वो सब कुछ देखा है, इतनी सी कम उम्र के अंदर इतना सब चीज़ें फेस की है कि भाई कहते मैं हर चीज़ में तेरा सपोर्ट करूँगा। तो 2021 के बाद में दादी का भी इंतकाल हो गया और मैं अपने आज तक अपने भाई के साथ में रह रहा हूँ। कुछ भी होता है ये छोटी बड़ी बात उनसे पूछता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी फ़ंड वगैरह जो गवर्नमेंट से वगैरह जो मिलता है उसके लिए मैं पेंशन फॉर्म के लिए गया, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ से डांट के भगा दिया कि तुम कभी एक प्रूफ नहीं लेकर आते हो, कभी कहते हैं 10 साल पुराना प्रूफ लेकर आओ दिल्ली का, कभी कहते हैं 5 साल पुराना प्रूफ लेकर आओ। क्या ये ज़रूरी है 5 साल या 10 साल का पुराना प्रूफ लेकर आना? क्या मेरा आधार या मेरी स्कूल की पढ़ाई या ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है? इतने सालों से हम स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, सब कुछ मैंने दिखाया, मैंने ये प्रूफ में नहीं चल सकता। बोलते अपने पापा का आधार लेके आओ जो यहाँ का प्रूफ है पुराना, 10 साल पुराना प्रूफ। मैंने कहा नहीं, कभी मेरे पापा साथ ही में नहीं रहे, बस मेरी दादी थी, मेरी दादी का प्रूफ सारे हैं यहाँ पे, उनके दिखा सकता हूँ मैं आपको ला के और अपने दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप वापसी अपने घर जाओ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया भागते भागते इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए छोटी से छोटी चीज़ कितनी ज़रूरतमंद है मेरे फ्यूचर को लेकर आगे तक के लिए। कि अपने फ्यूचर ऐसा नहीं है मैं किसी बाहर जाकर या किसी बाहर वालों से जाकर पूछता हूँ कि मुझे क्या करना है, वो खुद ही सोचता हूँ। लेकिन जब सपोर्ट की बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से सब पीछे हो जाते हैं और काफ़ी नज़रिया उन लोगों का अलग होता है हर चीज़ में। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे फ्यूचर के लिए ना रोका जाए, ना किसी चीज़ में किसी रोक टोक की जाए प्लीज़, क्योंकि सब कुछ जो ना फेस करना कोई मामूली बात तो नहीं है। दंगों का केस सभी को मालूम है कि दंगों में क्या हुआ था, और जिन्हें नहीं भी मालूम है, जिनको नहीं पता चला, तो वो हम लोगों का दर्द जान सकते हैं कि हम लोग कैसे दर्द तो उस टाइम पे निकले और आज भी निकल रहे हैं। जगह जगह पर इतना सब कुछ बुरा होने के बाद में भी सुनते हैं कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी बस में मारा जाता है, कभी किसी बाजार में मारा जाता है, या फिर कभी किसी बाजार पर मुसलमान वगैरह सामान लेने जाते हैं उन्हें वहाँ से मार के भगा दिया जाता है कि तुम्हें सामान नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसे हो इस तरीके से। अभी मेरे सामने भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ में कहीं बाहर गया था अपने किसी काम के लिए, उन्होंने अंदर दुकान पर चढ़ने ही नहीं दिया, कहा कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि वो उसकी वजह ये थी कि रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने के अंदर मैंने फजर की नमाज़ पढ़कर और फिर जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद में जैसे मैं बाहर गया किसी काम के लिए, कह रहे क्या तो एक कैब उतार के अंदर आओ और अपने जो जूते हैं बाहर। मैंने कहा नहीं मैं जूता नहीं उतार सकता, मेरे पैरों में बंधा दो, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है और एक्सरसाइज वगैरह सब होती है। कहते नहीं मुसलमान हो? मैंने हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहते नहीं तो जाओ यहाँ से बाहर, मुसलमान दुकान से सामान लो, ऐसा नहीं दे सकता उनके तुम्हें सामान। मेरे दोस्त को इतना गुस्सा आ गया, उसने पूछा क्यों नहीं मिल सकता, एक टोपी और एक नाम के चक्कर में आप हमें कोई सामान नहीं दोगे? कि हाँ हम नाम के चक्कर में तुम्हें, मैं नाम नहीं बता सकता कि यार वो कौन लोग थे, जो भी थे बहुत बुरे लोग थे। और ऐसे में ही मैंने कुछ लोग वो चेहरे भी ऐसे देखे जो हमारी सपोर्ट के लिए आ गए हैं, वो भी गैर मुस्लिम थे। सारे गैर मुस्लिम बुरे नहीं होते साहब, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं। जितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने पीठ पे हाथ रखते हुए और कंधे पे हाथ रखते हुए देखा, उन्हीं लोगों ने बताया कि सब बुरे नहीं होते। अगर काश वो लोग उस टाइम पर आगे नहीं आते तो सभी बुरे। मैं तो इतना खैर नहीं जानता अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जो मेरे साथ में बुरा हुआ, जिन लोगों डॉक्टरों ने मेरे साथ में इतना बुरा किया और अपनी लैंग्वेज बिगाड़ के मुझसे बात की, मेरे घर वालों से बात की, ट्रीटमेंट वगैरह तो गया हूँ, ट्रीटमेंट तो उन्होंने मेरा ज़्यादा किया ही नहीं, सिर्फ 8 दिन तक ही मेरा ट्रीटमेंट अस्पताल में चला था। बाकी फिर एक्सरसाइज वगैरह सब घर पे मेरे खुद से ही हुई। और मैं यहाँ पे निधि मैम का भी नाम लेना चाहता हूँ। निधि मैम ने भी काफ़ी हमारी उस टाइम पे सपोर्ट की थी और आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हर सर और दिलसाद एक ऐसे टीम के साथ मैं जुड़ा हूँ और इंशाल्लाह इस बात को मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आगे तक भी जुड़ा रहूँगा। सभी को सुनाऊँ।